गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 21 है। आज हम लोग एक छोटे से सब टॉपिक को पढ़ेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को अरेंज इस वे में करते हैं, या बेटर टू यूज़ द वर्ड सेलेक्ट इस वे में करते हैं कि चीज़ें कंजिक्यूटिव नहीं हो। ठीक है, तो दैट वी विल स्टडी टुडे। आज हम लोग का मेन सब टॉपिक वही है। बट बिफोर डूइंग दैट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक से है, डिवीज़न इनटू ग्रुप से। ये सिर्फ देने का पर्पस यही है कि हमने डिवीज़न इनटू ग्रुप्स पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, कैसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बट हमने जो भी पढ़ा उसमें यही ध्यान दिया था कि ग्रुप में सेलेक्ट करके डालना है। फर्दर अरेंजमेंट हैज़ नॉट बीन स्टडीड। अभी जो क्वेश्चन है उसमें फर्दर अरेंजमेंट होगा। इन हाउ मेनी वेज 5 different balls can be arranged. This is what arranged into 3 different boxes. Means boxes have their own identity such that no box remains empty, such that no box remains empty. ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल है। 5 डिफरेंट हैं, 3 डिफरेंट बॉक्स में। यू नो डिवीजन इनटू ग्रुप्स, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, मतलब मिनिमम 1 1 1 होना चाहिए। बट ये कीवर्ड है। जो पहले जो हमने किया था उसमें हमने सिर्फ डिवाइड किया था, डिवीज़न के बाद फर्दर अरेंजमेंट नहीं किया था, विच इज़ वेरी सिंपल। आपके पास अगर 3 ऑब्जेक्ट है तो उसको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल वेज होगा। 2 ऑब्जेक्ट है 2 फैक्टोरियल होगा। 1 ऑब्जेक्ट है तो 1 ही होगा। तो पहले तो इसको हम लोग डिवीजन इनटू ग्रुप्स के तरह ही सोचेंगे, क्योंकि डिफरेंट बॉल्स हैं। तो 5 बॉल है। मान लीजिए ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है। तीनों में मिनिमम 1 1 1 देना ही है। तो अगर आप तीनों में 1 1 1 दे देते हैं तो बचा कितना? 1 1 1 3, बचा 2। अब 2 ऑप्शन है, मैंने बताया था, या जो 2 बचा वो किसी एक को ही हम दे देंगे। जो भी 2 बचा, मान लीजिए अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचा? 1 + 1 3 हुआ, टोटल 5 है, तो एक्स्ट्रा बचा हमारे पास 2। अब उस 2 ऑब्जेक्ट का 2 ऑप्शन है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट किसी एक को दे दीजिए, तो किसी को 3 मिल जाएगा। तो 1 1 3 ये पहला ऑप्शन हो गया, 1 1 3। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, जो 2 एक्स्ट्रा बचा वो किसी 2 में हम सिंगल सिंगल करके देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ तक तो क्लियर है, हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। एक ऑप्शन है 1 2 2। अब किस बॉक्स में 1 जाएगा, किस में 2 इज डिफरेंट थिंग, दैट वी विल डू इट लेटर। बट 1 2 2 एंड 1 1 3 यही 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दोनों के नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। 1 1 3 वाला देखिए, याद कीजिए डिवीजन इनटू ग्रुप्स क्या करते थे? टोटल ऑब्जेक्ट कितना है? 1 2 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे, तो 1 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, 1 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 1 होता है 3 फैक्टोरियल। पहला ये हुआ। ठीक है, क्योंकि ये 4-5 क्लास पहले का है। अब देखिए कि कितने ऐसे ग्रुप हैं, कितने ऐसे बॉक्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे ग्रुप हैं, ये और ये। तो उससे क्या करते थे हम लोग? डिवाइड करते थे। वेरी गुड। फिर ये देखते थे कि क्या बॉक्सेज की अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो हाँ, 3 डिफरेंट बॉक्सेज हैं, तो फिर 3 फैक्टोरियल से ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है हम लोग मल्टीप्लाई। क्यों ये 3 फैक्टोरियल क्यों किए? क्योंकि हर बॉक्स का अपना एक अलग आइडेंटिटी
है, किसको एक आया, किसको एक आया और किसको 3, वो डिफरेंट केस होगा। उसी वाले जिसको एक आया है बाद में 3 आ जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी डू इट 3 फैक्टोरियल। तो इतना तक है सिलेक्शन जो अभी तक हमने किया। अब हम इसको जब किसी एक बॉक्स में 1 है, किसी एक बॉक्स में 1 है, तो उसको तो अरेंज नहीं कर सकते हैं, बट जिस बॉक्स में 3 बॉल्स है उसको हम इंटरनली अरेंज करेंगे। 3 बॉल्स है तो 3 फैक्टोरियल, ये एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 गुने 5 20 गुने 1/2 इंटू ये कितना है 6, 3 इंटू 6 इंटू 6 36, तो ये हो गया आपको 10 गुने 360 इस कॉम्बिनेशन के लिए 113। अब आ जाइए 122, सेम लॉजिक से। ठीक है, टोटल 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने ग्रुप में सेम है 2, तो फिर वही 3 ग्रुप हैं तो 3 फैक्टोरियल। अब इंटरनली इसमें तो नहीं होगा, एक ही है, ये 2 फैक्टोरियल और ये भी 2 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। तो इससे ये कट गया, 5 फैक्टोरियल हो गया 120, 2 से 2 3, ये सिर्फ 3 बचेगा बिकॉज दिस इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया तो 360। तो इस केस में भी 360 होगा, इस केस में भी 360 होगा, तो टोटल विल बी 360 प्लस 360 दैट इज 720। ठीक है, तो अगर फर्दर अरेंजमेंट भी है ऑब्जेक्ट का तो हम लोग यहाँ 3 है तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ चूंकि यहाँ 2 है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, तो फाइनल आंसर विल बी 720। तो कभी डिवीजन इनटू ग्रुप में अगर अरेंजमेंट भी पूछेगा तो आप डिवीजन के बाद फर्दर अरेंजमेंट का रिजल्ट उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, दिस वाज वन क्वेश्चन आई वांटेड टू डिस्कस। बहुत बार पूछ देगा कि आप इतने ग्रुप में बटा है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा। तो अरेंजमेंट में आपको ऑब्जेक्ट लेने के बाद फर्दर अरेंज करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बट नाउ वी विल मूव टू जो आज का हमारा सब टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ नॉन कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस इससे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी, एडवांस्ड में भी, और समझने में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। नॉन कंजिक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब है, लगातार। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं A, B, C, D। ठीक है, मैं बोलूँगा इसमें आपको 2 चुनना है, यू हैव टू सेलेक्ट 2, बट ऐसे चुनना है कि वो दोनों कंटिन्यूअस या कंजिक्यूटिव नहीं हो। ठीक है, नहीं हो। अगर कंटिन्यूअस हो तब तो बहुत ईजी है, हमने ऑलरेडी उसके लिए किया है। पहले अगर A लेते हैं तो AB, B से शुरू करते हैं तो BC, C से करते हैं तो CD, सिर्फ 3 वेज होगा। बट कंटिन्यूअस नहीं हो उसके लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे A ले लिया मैं, तो अब मैं B नहीं ले सकता हूं, तो AC ले लिया, AC हो गया। A ले लिया तो D हो गया, AD हो गया, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए B ले रहा हूं, तो A नहीं ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगल बगल था। C भी नहीं ले सकते हैं, इसके जस्ट बाद का है, तो BD हो गया। C ले लिया, अगर मान लीजिए C ले लिए तो D नहीं होगा, CA, बट CA ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, ये दोनों सेम है। D ले लिए तो DC नहीं होगा, तो DB और DA होगा, DB और DA, बट ये भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं और ये भी ले चुके हैं, इफेक्टिवली ये 3 होगा, AC, AD, BD। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही रहेंगे कि यू विल हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दे कैन बी आइदर इन ए रो मतलब लीनियर, और दे कैन बी इन सर्कल। हम लोग दोनों के एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ वेज निकालना है टू सेलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स। 4 है तो 2, इन जनरल आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, सो दैट नन ऑफ देम आर कंटिन्यूअस। जैसे अगर मैं बोलता आपको इस 4 में 3 सेलेक्ट करने, 3
जो कंटिन्यूअस और कंजिक्यूटिव नहीं हो। तो क्या आप ये लिख सकते थे? नो, क्योंकि ए बी डी, ठीक है, डी तो अलग है लेकिन ए और बी कंटिन्यूअस हो गए, इसलिए ऑप्शन नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारे जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें कोई भी दो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो दिस इज द थीम। अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा। आप याद कीजिए, हमने दो मेथड बताया था स्टार्टिंग में, बंडल मेथड जब चीज़ें साथ होती हैं, गैप मेथड बट जब चीज़ें में गैप होता है। तो यहाँ पे हम लोग गैप मेथड को ही यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन से करें, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 ट्रीज बी कट फ्रॉम 10 ट्रीज। मतलब आपके पास 10 ट्री है, उसमें 4 ट्री को कट करना है इन ए रो, मतलब लीनियर है, सच दैट नो टू ट्रीज, ये ध्यान दीजिए, आर कंजिक्यूटिव। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम लोग पूरा कंसेप्ट समझेंगे। 10 ट्री है आपके पास लाइन में, T1, T2, T3, T10 तक। ठीक है, मैं अगर इसको समझाऊं, T1, T2, T3, T10 तक है। उसमें आपको 4 ट्री को कट करना है, ठीक है, कोई भी 4, इस तरह कि कोई भी दो उसमें कंजिक्यूटिव नहीं होगा। तो ये बहुत टिपिकल टाइप है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेंस हो या एडवांस्ड हो। तो इसको बनाने के दो कॉमन अप्रोचेज हैं। एक है आपको, जिसको बोलते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है, एक है जिसको बोलते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट मेथड। बेसिकली ये गैप मेथड का ही यूज है, दिस इज यूज ऑफ गैप मेथड। तीसरा, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, हम लोग दोनों से करेंगे। और भी वेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वेज हैं। जैसे एक होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको यूज करके भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बट ये दो स्टैंडर्ड मेथड है, बाइनरी इक्विवेलेंट मेथड और इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, दोनों बहुत अच्छा मेथड है। हम लोग एक एक करके दोनों से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला हम लोग बनाएंगे इससे, मेथड 1 विच इज बाइनरी इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, बाइनरी का क्या मतलब है, आप लोग ये मैथ्स में पढ़ते हैं। बाइनरी मीन्स 2, मतलब किसी भी चीज का दो ही वैल्यू असाइन किया जा सकता है, 0 और 1। 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल 10 ट्री है, मान लीजिए मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 ट्री है। ठीक है, हमको इसमें कट कितना करना है, 4। ठीक है, हमको इसमें 4 ट्रीज को कट करना है। कंडीशन तो आपको पता है कि नन ऑफ देम शुड बी, नो 2 ऑफ देम शुड बी कंजिक्यूटिव। तो इसमें एक काम करते हैं, दो तरह के ट्रीज हुए, एक जिनको कट करना है और एक जिनको कट नहीं करना है। ठीक है, तो कट करने वाले कितने ट्री हैं, टोटल 10 हैं, तो कट करने वाले हैं 4। मान लीजिए 4 ट्री को कट करना है, तो बचे कितने, 6। तो 6 ट्री को कट नहीं करना है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गया, एक कट होने वाले ट्री जिनकी संख्या 4 है, एक कट नहीं होने वाले ट्री जिनकी संख्या 6 है। अब एक चीज देखिए, किस पे रिस्ट्रिक्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन किस पे है, नो 2 ट्रीज आर कंजिक्यूटिव, मतलब जो ट्री कट रहे हैं उस पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो कंजिक्यूटिव नहीं होगा। लेकिन जो नहीं कट रहे हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इस पे नो रिस्ट्रिक्शन। जो ट्री कट नहीं हो रहे हैं उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं एक सिंबल अलॉट करता हूं, ठीक है, जो ट्री मान लीजिए कट हो रहे हैं,
ठीक है, जो ट्री कट हो रहे हैं उनको मैं सिंबल दे देता हूं 0। यही है बाइनरी, बाइनरी का यही इसमें यूज है कि जो ट्री कट हो रहे हैं उनको मैं बोल देता हूं वो 0 है, और जो ट्री कट नहीं हो रहे हैं उनको मैं बोल देता हूं 1 है। मतलब वी आर गिविंग ए सिंबल। तो इसका मतलब हमारे पास 0 कितने हैं? 4 ट्री कट हो रहे हैं और 6 कट नहीं हो रहे हैं, तो 6 1 है। वेरी गुड, ठीक है। इस 0 पे रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें नो 2 ऑफ देम शुड बी कंसेक्यूटिव, बट इस 6 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको अगर हम अलग से प्लॉट कर लें, 6 ट्री हो गया जो कट नहीं हुए, दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, हमने 6 बिना कटे हुए ट्री को डाल दिया, ठीक है। अब आ जाइए गैप मेथड पे। अब हमको 4 वैसे ट्री, 4 ट्री को इसमें हमको इंसर्ट करना है जिससे कि कोई भी दो जीरो साथ में नहीं हो। तो गैप मेथड में क्या करते हैं, देखिए यहां पे कितना जगह टोटल बना, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, डॉट दिया। अब इस 7 जगह पे ही हम इस चारों जीरो को डाल सकते हैं। दिस इज गैप मेथड जो हमने पढ़ा था। क्यों? अगर हम इसमें चारों पे डाल दिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां 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 डाल दिए, जहां जहां डॉट है, तो अब देखिए 0 1 आ गया। फिर ये दोनों भले ही साथ हो, नो प्रॉब्लम, बट कोई भी 2 जीरो साथ नहीं है। क्यों? चूंकि हमने बीच में एक 1 डाला है। दिस इज गैप मेथड कि हम 1 को तो पहले नॉर्मल वे में लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, इसके कारण 7 गैप बना। अब इसी 7 गैप में हमको 4 जीरो को प्लेस करना है, और अगर हमने ये कर दिया तो दैट विल लीड टू ए सिचुएशन जहां कोई भी 2 जीरो साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में 1 है। ये क्लियर है, ये समझना। तो बेसिकली यू हैव 7 स्लॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें आपको कोई 4 चुनना है, अरेंज नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए, बी कट फ्रॉम 10 ट्रीज, मतलब अगर आप बोल दिए ट्री नंबर 1 3 5 7 हुआ, तो अब उसको अरेंज नहीं करना है। 1 3 5 7 एक कॉम्बिनेशन हुआ, तो बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट 4 प्लेसेज आउट ऑफ दिस, सेलेक्ट 4 प्लेसेज आउट ऑफ दिस 7 प्लेसेज। तो दैट विल बी 7C4। तो आंसर विल बी बहुत सिंपल है, आंसर विल बी 7C4, जिसका वैल्यू होगा 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 गुने 6 गुने 7, 6 से 6 कट जाएगा 35। लेट मी चेक एक बार फिर से, हाँ 35। तो 35 वेज होंगे। मैं फास्टली इसको रिवाइज कर दूं। इसमें हम लोग 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक कट होने वाले ट्री को 0 देते हैं, नॉन कट वाले को 1। 1 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उसके कारण जो गैप क्रिएट होगा उसी में हमको 0 को फिल करना है, टू इंश्योर कि नो 2 ट्रीज आर कंसेक्यूटिव। तो इस तरह 7 में 4 जगह चुनना है, 7C4 विच इज 35। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज मेथड 1, बाइनरी इक्विवेलेंट, और मेरे हिसाब से इसको बेटर टू से गैप मेथड, उसी का हमने यूज किया। चलिए, नाउ वी विल डू मेथड नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन, ये बहुत अच्छा मेथड है, मैंने इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको जो दोनों में सूट करे। हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिटेल्ड में पढ़ा है, चाहे वो पार्टीशन मेथड हो, फार्मूला मेथड हो, मल्टीनोमियल मेथड हो, या जो भी मेथड हो, वी हैव स्टडीड इन वेरी डिटेल। तो ऐसे क्वेश्चंस को वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू ए इक्वेशन फॉर्म। We will try to convert this statement, this question, this language into an equation form, and then we will try to find the number of solutions of that equation. ठीक है, चलिए कैसे करेंगे अब ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास 10 ट्रीज है, मैं ऐसे लिख रहा हूं
3 4 5, अच्छा नंबरिंग दे देता हूँ, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, 10 आपके पास ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट ट्रीज हैं, आपके पास 10 ट्रीज हैं। आपको 4 इसमें कट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए रैंडमली हमने ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अभी हमने इंश्योर किया है कि नो टू ट्रीज आर कंजिक्यूटिव, नहीं है, कोई कंजिक्यूटिव नहीं है, यही 4 हमने कट किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को। पहला ट्री जो आपने कट किया, पहला ट्री, उससे पहले कितने ट्रीज हैं? इस केस में जो हमने लिया है उसमें एक ट्रीज है, हम लोग उसको मानते हैं एक्स ट्रीज। मतलब जो पहला हमने कट किया उससे पहले कितने ट्री हैं? जो आपने केस लिया उसमें 1 ट्री है, बट जरूरी नहीं है कि यही एक केस होगा, हम लोग एक्स ट्रीज मान के चलते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा, इन दोनों के बीच में कितने ट्रीज हैं? यहां 1 है, हम लोग y मानते हैं इन जनरल। दूसरा और तीसरा के बीच में 1 है, हम लोग z मानते हैं। तीसरा और चौथा लास्ट के बीच में 2 है, हम लोग w मानते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम देते हैं, x y z w। और लास्ट के बाद जो ट्री है उसको हम लोग v मानते हैं। दिस इज द टर्मिनोलॉजी। इस केस में x1 है, y1 है, z1 है, w2 है, v1 है, बट हम लोग इन जनरल ये मानते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, पहला जो ट्री कट हुआ उससे पहले जितने भी ट्रीज हैं उसको x माना, पहला दूसरे के बीच में जो है y, दूसरे तीसरे के बीच में z, इसके बीच में w, इसके बाद जो भी है v। तो अब एक बताइए, टोटल 4 ट्री हम कट कर रहे थे, 1 2 3 4, तो कितने वेरिएबल्स आएंगे? नेचुरली है 5, 1 2 3 4 5। तो इनका सम क्या होगा? सम क्या होगा? टोटल 10 ट्रीज थे, इस 4 को हटा दीजिए, क्योंकि इस 4 को तो आप नहीं काउंट कर रहे हो ना, आप इसको काउंट किए, इन दोनों के बीच का किए, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। तो ये जो 4 ट्रीज हैं, ये जो 4 ट्रीज हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से? 10 में से। 10 - 4 इज 6, तो इसका सम जो होगा 6 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्यों? टोटल 10 है, 4 हम चूंकि काट रहे हैं, उसको हटा दीजिए, तो इस पांचों वेरिएबल का सम 6 होगा। यहां से आप x y z w v के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और वही आंसर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि अलग अलग ट्री काटते हैं अगर हम 4, तो दैट विल इंश्योर कि इस 5 वेरिएबल का अलग अलग हो। जैसे T6 अगर यहां चला जाए, मान लीजिए हम T6 ना काट रहे हैं, T7 काट रहे हैं सपोज, तो ये 2 हो गया, तो z यहां पे 2 हो गया। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स विल गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स विल गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस। बट अगर हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला उसी समय यूज होता है जब कि जो वैल्यू है वेरिएबल्स का वो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द वेरिएबल्स टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। क्या इस केस में हो रहा है? अब ध्यान से देखते हैं। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? ध्यान से देखिए, x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। क्यों? जब हम T1 ही मान लीजिए कट कर दें, सपोज हम पहला ही ट्री अगर कट कर दें, तो उससे पहले कितने ट्री हैं? कोई भी नहीं, तो x कैन टेक द वैल्यू ऑफ 0 मिनिमम, फिर इस तरह बढ़ता रहेगा। उसी लॉजिक से लास्ट वाले पे आ जाइए। पहले v भी 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है 0? अगर हम लास्ट ट्री कट कर देंगे तो 0 हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई v का वैल्यू है ही नहीं। तो पहला और आखिरी वेरिएबल तो 0 हो सकता है। व्हाट अबाउट दिस 3? ये 0 हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि यही तो कंडीशन है ना कि कोई भी 2 ट्री कंजिक्यूटिव नहीं हो, मतलब इन दोनों के बीच में एक गैप कम से कम होगा ही होगा।
तो y, z और w जो है, y, z और w जो है वो शुरू होगा 1 से। ये अगर 0 हो गया, सपोज यही 0 हो गया z, इसका मतलब T4 T6 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब T4 T6 आर कंजिक्यूटिव, वो हमारे लिए अलाउड नहीं है। तो पहला और लास्ट वाला तो 0 हो सकता है, बट ये तीनों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो 0 हो सकता है उसके लिए नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको एज इट इज छोड़ेंगे। जो 1 है, 1 से शुरू हो रहा है, उसके लिए वी विल चेंज द वेरिएबल। जैसे y, मतलब y इज ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से देखिए, y इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम एक नया क्या करेंगे, y -1 इधर ले आए, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको हम नया वेरिएबल ले लेंगे, कैपिटल Y इज ग्रेटर देन 0, और कैपिटल Y है क्या, y -1। तो अब ये उसी लॉजिक से मैं इसको भी बना देता हूं, z ग्रेटर देन 1, तो z -1 ग्रेटर देन 0, तो कैपिटल Z ग्रेटर देन 0, एंड कैपिटल Z इज स्मॉल z -1। और क्या था, w ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज w -1 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज कैपिटल W ग्रेटर देन 0, एंड कैपिटल W इज w -1, स्मॉल w -1। ठीक है, तो जो पहले से 0 अलाउड था, x और क्या v, उसको तो हम एज इट इज लिख दिए, x और v में तो जो कि कोई दिक्कत। अब y पे आ जाइए, y है बट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ऑलरेडी वी हैव डन क्वेश्चन। y -1 जो है ये कैपिटल Y है, y -1 कैपिटल Y, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Y +1। तो जहां स्मॉल y है वहां कैपिटल Y +1, फिर जहां स्मॉल z है वहां कैपिटल Z +1, स्मॉल w है कैपिटल W +1, एंड दिस इज इक्वल टू 6। बट अब अच्छी बात क्या है कि अब जो भी वेरिएबल हैं, ये सारे वेरिएबल 0, ये दोनों तो था ही, ये भी 0 हो सकता है। मतलब अब हो गया x प्लस v प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z प्लस कैपिटल W इज इक्वल टू 1 2 3 इधर हो गया, 6 - 3 3। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन इन आइडियल केस। अब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो हैं 0 वैल्यू ले सकते हैं, तो यू कैन राइट, नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, n + r - 1 CR - 1। n क्या होता है, जो सम होता है फाइनल, तो यहाँ पे n कितना है 3, तो 3। r कितना होता है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 + 5 8 -1 है। c r - 1, r कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 4, तो 5 3 8, 8 में 1 गया 7, तो 7c 4। यही आया था ना पिछली बार भी, बाइनरी इक्विवेलेंट मेथड से भी 7c 4 ही आया था। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह आप इसको इक्वेशन सॉल्व, अब ये बताना इसमें, उससे मैंने 1 2 बार कहा है कि जो वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, हर डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक अलग नंबर ऑफ वेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये 2 कॉमन मेथड है, एक बाइनरी इक्विवेलेंट और एक इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। ठीक है, अगर मैं इसमें एक रिजल्ट भी है, आप अगर डायरेक्ट यूज करना चाहो, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, इफ वी हैव टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन ए रो, मतलब लीनियर है, ठीक है, इन ए रो सच दैट no 2 object are consecutive, then number of ways is equal to, मैं लिख रहा हूं n/r, ठीक है, n - r - 1 c r - 1, n डिवाइडेड बाई r, n - r - 1 c r - 1। ठीक है, ये आया कैसे, वही इक्वेशन सॉल्विंग से, वही इक्वेशन सॉल्विंग से ये आया है। बट ये जो n/r है
दिस इज द केस जब हम ये क्या बोलते हैं कि आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ एन। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट्स जो हैं अभी हमने रो में किया है, अगर ऑब्जेक्ट रो में ना होके सर्कल में हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट जो था वो रो में था, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो था रो में था, मतलब लीनियर था। व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कल, व्हाट इफ ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर अरेंजमेंट। तो एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। चलिए, ये फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 people out of 10 people. Find the number of ways of selecting 3 people out of 10 people. 3 people out of 10, sorry, 10 people sitting in a round table, ठीक है, such that, अब वही कंडीशन है, such that no 2 persons are consecutive. Option A 42, option B 50, option C 56 and option D 62. ठीक है, यहां पे क्या डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट सर्कल में बैठे हैं, पर्सन सर्कल में बैठे हैं। क्या डिफरेंस हो जाता है? सर्कल में पहला डिफरेंस होता है कि सर्कल में देयर इज नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और ना तो कोई एंड पॉइंट, जबकि लीनियर में देयर इज समथिंग स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज समथिंग एंड पॉइंट। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से बनाते हैं। बाइनरी एक हम लोग क्लास में यहां बनाएंगे, वी विल यूज द मेथड 1, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। बट सेम क्वेश्चन को आप बाइनरी या गैप मेथड से घर में ट्राई कीजिएगा। चलिए, इसमें क्या इशू है? मान लीजिए सर्कल है, कैसे इक्वेशन फॉर्म होगा? मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, टोटल कितने लोग हैं? 10, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यही 10 लोग बैठे होंगे। ठीक है, इसमें आपको 3 सेलेक्ट करना है सो दैट नो 2 ऑफ देम आर कंजिक्यूटिव। तो अब इसमें पहला इशू क्या है कि अब कहां से शुरू करते हो? तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं हमारा पहला जो पर्सन है वो 1 है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और एक हमने कोई भी, याद कीजिए जो हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग मेथड किए थे उसमें 4 ट्री हमने सेलेक्ट किया था कोई भी, तो हम मान लेते हैं 1, 5 और 8। कंजिक्यूटिव है कोई? नहीं है, तो हमारा एक सैंपल है 1, 5, 8। अब एक बात बताइए, अगर 1, 5, 8 हम लिए तो पहला और दूसरे के बीच में जितने भी चीज हैं वो x है। उसी लॉजिक से 5 और 8 दूसरे और तीसरे के बीच में जितने भी पर्सन हैं वो y हैं, और तीसरे और फिर इसके बीच में जितने भी पर्सन हैं वो z है। ठीक है, सेम मेथड से बना रहे हैं, पहला और दूसरे के बीच में x, दूसरा तीसरा के बीच में y, और तीसरा और फिर फर्स्ट के बीच में z। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? टोटल 10 थे, टोटल 10 थे। अब इसको और इसको और इसको हटा दीजिए, तो इस केस में अगर देखिए तो x 3 है, y 2 है, z 2 है, तो 3 + 2 + 2 बेसिकली 7 होगा। क्यों? टोटल माइनस दिस 3। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। बट यहां पे ध्यान रखिए 2-3 चीज, ये हमने एक
पहला केस लिया है और ऐसा केस लिया है जिसमें वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हो सकता है कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 3, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 4, सिमिलरली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 10। तो अभी हम लोग के केस में व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये इक्वेशन है। बट इसमें क्या इशू है, सारे वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैं। ये 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा होगा। अगर ये 0 हो गया तब ये दोनों कंटिन्यूअस हो गए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वी विल क्रिएट ए न्यू वेरिएबल। ठीक है, तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे अब, x प्लस 1, सेम मेथड से। y की जगह y प्लस 1, z की जगह z प्लस 1 बराबर 7। और इसमें अच्छी बात क्या है कि जो x y z है वो 0 से शुरू हो सकता है। तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इधर 3 था, साथ में 3 गया 4। तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। तो n है 4, ये है 3, तो 4 प्लस 3 7, साथ में 1 गया 6, 2, 3 माइनस 1 2, ये कितना हो गया 15। ठीक है, 5 30 बटा 2 15। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत बार किया है कि चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, न्यू वेरिएबल बनाया, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, सॉल्व किए, 15 आ गया। अब ध्यान से आप समझिए, 15 आंसर नहीं है, ऑब्वियसली ऑप्शन में भी 15 नहीं है। ये वैसा केस था विच स्टार्टेड फ्रॉम 1। ऐसा भी एक केस होगा कि जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, जब 3 से करेंगे, जब 4 से करेंगे, तो टोटल 15 उस समय आया व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कभी 1 से शुरू होगा, कभी 2 से, कभी 3 से, 10 तक जाएगा। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आया है, दैट इज 150। क्यों 10 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये एक यूनिक केस हमने लिया कि जब चीजें 1 से स्टार्ट होंगी। वी कैन स्टार्ट विथ 2, वी कैन स्टार्ट विथ 3, वी कैन स्टार्ट विथ 4, हर केस में 15 आएगा। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 10 टाइम्स इज 150। ये पहला एडजस्टमेंट है जो आपको करना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए और लास्ट एडजस्टमेंट। अब बताइए कि जैसे 3 नंबर्स थे टोटल इसमें 3 नंबर थे 1, 5 और 8। जो 3 नंबर हैं 1, 5 और 8, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया 1, 5, 8, 1, 5, 8, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली उसी लॉजिक से एक कॉम्बिनेशन हो गया 5, 8, 1, 1, 5, 8, एक हो गया 5, 8, 1 और एक हो गया 8, 1, 5। मतलब ये एक वही 3 पर्सन है, ये वही 3 पर्सन है, ये वही 3 पर्सन है। तो बेसिकली जो हमारा 150 है उसके हिसाब से इसको, ये तीनों को 3 टाइम्स लिया जा रहा है 1, 5, 8, बट इफेक्टिवली ये एक ही टाइम है। ठीक है, अरे 1, 5, 8 आपको अगर 3 पर्सन चुनना है तो आप 1, 5, 8 चुनिए, 5, 8, 1 चुनिए, 8, 1, 5 चुनिए, ऑल 3 आर सेम। बट जो नंबर ऑफ वेज हमने निकाला है 150 जो निकाला है, 150 में क्या होगा, कभी 5 से शुरू हुआ होगा तो उसमें 5, 8, 1 आ गया, कभी 8 से शुरू हुआ होगा तो उसमें 8, 1, 5 आ गया, बट इफेक्टिवली तीनों सेम है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस केस में 3 है, उससे आपको टोटल नंबर ऑफ वेज को डिवाइड करना, फाइनल जो आंसर होगा वो 150 डिवाइडेड बाय 3 होगा। क्यों 3 हुआ एडजस्टमेंट, क्योंकि जब 1 से शुरू हुआ तब ठीक है 1, 5, 8 आया, एक बार जब 5 से शुरू किए होंगे हम तब भी तो 5, 8, 1 आया होगा, एक बार जब 8 से शुरू किए होंगे तब भी तो 8, 1, 5 आया होगा, एंड ऑल 3 आर सेम। तो ये 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 50। अगर 4 ऑब्जेक्ट होता तो 150/4 होता, 6 ऑब्जेक्ट होता तो 150/6 होता। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 50। एक तो सॉल्यूशन से निकालते हैं, 2 चीज को इसमें एडजस्ट हम लोग करते हैं, 2 चीज को हम लोग एडजस्ट इसमें करते हैं, ये ध्यान से रखिए। एक
टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट हों, क्योंकि वी डोंट नो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग को सेलेक्ट करना है उससे डिवाइड करते हैं टू इंश्योर कि डुप्लीकेसी नहीं हो। तो फाइनल आंसर इज 50। ठीक है, एक सेकंड पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो लीनियर परम्यूटेशन जब था, लीनियर अरेंजमेंट था, तो दो मेथड यूज था, बाइनरी और आपको दूसरा क्या था, इक्वेशन क्रिएट करके। सर्कुलर है, ठीक है, तो उसमें भी दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, हमने इक्वेशन सॉल्विंग से बताया। बट सर्कुलर में दो एडजस्टमेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक उससे मल्टीप्लाई करना और एक बार डिवाइड करना। ठीक है, तो एक चीज आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने लगता है वो जो बताया था रिजल्ट, ये बोल दिया था, वो लीनियर के लिए है। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था दैट इज n बाई आर, n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये जो है ना, ये सर्कुलर परम्यूटेशन वाले केस का था। ठीक है, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मैंने उस समय क्या बोला था, बट ये जो रिजल्ट है लीनियर में डायरेक्ट रिजल्ट करने का यूज करने की जरूरत नहीं है। लीनियर में बड़ा इजीली बन जाता है गैप मेथड से या इक्वेशन सॉल्विंग मेथड से, आप दोनों में जिससे भी करना चाहो। बट ये जो रिजल्ट है n बाई आर, n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसको उस समय यूज करते हैं एंड दैट्स वाई दिस एडजस्टमेंट फैक्टर। आप पिछले क्वेश्चन में देखिए टोटल कितने थे, n क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10, उसमें सेलेक्ट कितना करना था, r है 3, पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो n बाई आर, तो 10 बाई 3, 10 माइनस 3 7 माइनस 1 6c 3 माइनस 2, तो 10 बाई 3 इंटू 62 कितना हो जाएगा, 2 और 4 तो 5 6 30 15, तो 5 गुने 10 50, यही आंसर आया था। तो ये जो रिजल्ट है n बाई आर, n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, दिस वॉज फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन। क्यों? और इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से आ गया आपको, बट ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है n बाई आर, वो सर्कुलर में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्कुलर में फाइनल इज n बाई आर, n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, आप इक्वेशन सॉल्विंग से करें तब भी वही होगा, बट डोंट फॉरगेट टू यूज द एडजस्टमेंट फैक्टर इन सर्कुलर। लीनियर में सबसे अच्छा है गैप मेथड से तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आज के लिए इतना ही। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।